बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर नामक गांव में एक कोमल नाम की लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही अच्छी थी। कोमल एक बहुत समझदार और बुद्धिमान लड़की थी। कोमल की माता कविता और कोमल के पिता केशव एक बहुत संस्कारी और अच्छी फैमिली से थे। लेकिन कोमल का रंग सांवला था, जिसके कारण उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता थी। जैसे ही कोमल की पढ़ाई खत्म होती है, तभी उसकी माँ उसके लिए लड़का देखने शुरू कर देती है। कई महीनों तक वो लड़का ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी ढंग का लड़का नहीं मिलता है। जिसके बाद वो अपने रिश्तेदारों को भी रिश्ता ढूंढने के लिए कह देती है। तभी उसकी बुआ एक रिश्ता लेकर आती है और कहती है, मेरे गांव में मेरी नंद के ससुराल में कहीं दूर के रिश्ते में एक लड़का है। अगर आपको सही लगे तो उससे इसकी शादी हो सकती है, क्योंकि उसका भी पक्का रंग है और तुम्हारी लड़की का भी पक्का रंग है। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। लेकिन लड़के की माँ दहेज की मांग करेगी। दहेज की चिंता नहीं है नंद जी, लेकिन हमें लड़का ऐसा चाहिए जो हमारी बेटी को हमारे से भी ज्यादा प्यार दे और इसकी देखभाल करे। और आप चाहो तो अगले हफ्ते उसको यहाँ बुला लो, ताकि हम भी देखें और वो भी हमें देख लेंगे। फिर कुछ टाइम बाद डेट पक्की करके शादी कर देंगे। उसके बाद कोमल की बुआ लड़के वालों से बात करती है और उसकी माँ को समझा बुझाकर कुछ दिन बाद उसके घर ले आती है। जैसे ही लड़के की माँ उस लड़की को देखती है, वो देखते ही कहती है, अरे वाह, मुझे तो लगा था मेरे पक्के रंग के लड़के के लिए कोई लड़की ही नहीं बनी होगी, लेकिन ये दोनों तो पक्के रंग के हैं और दोनों ही एक साथ बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो भाई, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। बाकी आप बताओ, आपको मेरा लड़का कैसा लगा? हमें भी लड़का बहुत पसंद आया है बहन जी, लेकिन बहन जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी से बहुत लाड प्यार करो और उसे अच्छे से रखो। दहेज की कोई चिंता नहीं है। अरे वाह, ये रिश्ता तो बिल्कुल मेरे मनपसंद का मिला है। मुझे वैसे भी दहेज की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस लड़की पसंद है। अगर आप फिर भी दहेज देना चाहते हैं तो 4 पहिए की गाड़ी, कुछ तोला सोना और जितना मेरे लड़के को जरूरत होगा वो दे देना, बस इतना काफी होगा। कोमल के माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उन्हें दहेज देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लड़के की माँ का मुंह खुलते ही लड़के की माँ की सच्चाई पता चल जाती है कि वो असल में एक दहेज की भूखी औरत है, जिसे दहेज की चिंता है। इस वजह से एक बार फिर से कोमल की माँ चिंता में पड़ जाती है, इसलिए वो इस रिश्ते को हाँ कर देती है और फिर दहेज के लिए पैसे जोड़ने में लग जाती है। 6 महीने बाद कोमल की डेट पक्की हो जाती है और 6 महीने बाद ही कोमल की शादी होती है। कोमल के माता पिता के पास 6 महीने का टाइम होता है, जब वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। उसी के बीच कोमल की माँ को सिलाई का काम आता था। कोमल की माँ एक मशीन ले आती है और महंगे महंगे लहंगे सिलने का ऑर्डर लेने लगती है। मेरी दुकान खुलते ही कितनी भीड़ हो गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। और बेटी कोमल, तू भी मेरे काम में हाथ बटाया कर। हम जल्दी जल्दी ये ऑर्डर कंप्लीट करेंगे और हमें बहुत फायदा होगा। और उन पैसों से मैं तेरी दहेज की सारी चीजें इकट्ठे कर लूंगी और फिर 4 पहिए की गाड़ी तो तेरे पिताजी भी ला कर दे देंगे। ऐसी भी क्या जल्दी थी मेरी शादी की, जो आपने इतने सारे दहेज के लिए हाँ कर दिया? मैं मानती हूँ कि मेरा रंग पक्का है। मेरी शादी होने में बहुत सारे अड़चने आएंगी, बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आपने ना आओ देखा ना ताओ, आपने तुरंत ही हाँ कर दी। अरे बेटा, अच्छे रिश्ते ऐसे नहीं छोड़े जाते, और फिर क्या पता आगे रिश्ता मिले या ना मिले। और रही बात दहेज की, तो चिंता मत कर, हम सब कर लेंगे। इतना कहकर कोमल की माँ लहंगे सिलने में लग जाती है और कोमल अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती है। और इसी तरह दोनों माँ बेटी मेहनत करके रात दिन लहंगे सिलते हैं और उन्हें टाइम से पहुँचाते हैं। ऐसे ही कई ऑर्डर्स ले लेते हैं। कोमल की माँ बहुत अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेती है, लेकिन रात दिन बैठे बैठे मेहनत करते करते कोमल की माँ की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाती है, जिस कारण उसे बैठने में तकलीफ होती है और वो अब लहंगे सिलने में बहुत समय लगाती है। और फिर शादी का समय नजदीक आ रहा था और केवल 2 महीने ही रह गए थे, लेकिन कोमल की माँ अब लहंगे सिलने में असमर्थ हो गई थी
और उसे ऐसी हालत में देखकर कोमल से रहा नहीं जाता और कोमल उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर के पास ले जाकर पता चलता है कि कोमल की मां की रीढ़ की हड्डी ऐसी ही रहेगी। कोमल कई दिनों तक अपनी मां का ख्याल रखती है, सारे लहंगे का ऑर्डर खुद पूरा करती है और जैसे तैसे करके वो सब कुछ संभालती है। उसके बाद जो भी पैसा होता है उन पैसों से दोनों माँ बेटी दहेज के लिए जेवर ले आते हैं। थोड़ी ही देर बाद अचानक ही उसकी माँ को दर्द हो जाता है। कोमल के पिता कोमल की माँ को अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि कोमल की माँ की रीढ़ की हड्डी अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी और उसका इलाज चलता रहेगा। ये सब पता चलने के बाद बहुत सारे दवाइयों के खर्चे हो जाते हैं, जिसके कारण कोमल के पिता गाड़ी खरीदने से मना कर देते हैं। उसके बाद कई दिनों तक कोमल की माँ की खूब देखरेख होती है, जिसके बाद वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, लेकिन उठने और चलने में असमर्थ होती है। फिर कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है और फिर शादी से 2 दिन पहले लड़की की माँ उनके घर आती है और उनसे कहती है, मैंने सुना है आपकी बहुत तबीयत खराब है और आपकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ कोमल, तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। आंटी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ का ख्याल तो रख रही हूँ, लेकिन उनके इलाज में इतना खर्चा आ रहा है कि हम आपको अभी दहेज में 4 पहिए की गाड़ी नहीं दे सकेंगे। अभी शादी के 1 साल बाद मेरे पिताजी पैसे जोड़कर आपको गाड़ी दे देंगे, लेकिन अभी तो आप ऐसी ही शादी कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम खुद ही कुछ भी बोले जा रही हो। मैं 4 पहिए की गाड़ी लिए बिना शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत सही घर से है, जिसे पैसों की कोई कमी नहीं है। और फिर मैं तुमसे अपने बेटे की शादी क्यों करवाऊं, जब तुम लोग मुझे 4 पहिए की गाड़ी ही नहीं दे सकते। लड़के की माँ की बातें सुनकर कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कोमल बहुत जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते कोमल एक नदी के किनारे चली जाती है, जहाँ पर बैठकर कोमल अपने दिल की सारी बातें कह रही होती है। पास में बहती हुई नदी उसकी सारी बातें सुन लेती है। कोमल, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तुम तो एक बहादुर और समझदार लड़की हो। तुमने अपनी माँ का इतने अच्छे से ख्याल रखा कि कोई भी नहीं रख सकता, और फिर तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो लोग अच्छे होंगे तो तुम्हारे यहाँ रिश्ता जरूर लेकर आएंगे। वो तो रिश्ता तोड़ कर ही चली गई। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी होगी, और मेरी माँ को इसी चीज की चिंता थी कि मेरे पक्के रंग को देखकर कौन मुझसे शादी करेगा, और आखिरकार वही हुआ। वो मुझसे शादी मेरे से प्यार करने की वजह से नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरे दहेज की वजह से कर रहे थे। कोई बात नहीं कोमल, तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि जो लालची होता है उसे उसके रास्ते में दुगना लालची कोई और मिल जाता है और उसके अकल ठिकाने लग जाता है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का सारा उपाय है। ये लो जादुई घड़ी। इस घड़ी को अपनी कलाई पर बांधो और उसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए वो इस घड़ी से कह देना। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। और हाँ, ख्याल रहे इसका कभी भी दुरुपयोग ना करना। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं नदी जी। आपने मुझे ये घड़ी देकर दुनिया की हर चीज दे दी। अब मैं सबसे पहले अपनी माँ को ठीक करूंगी, उसके बाद मैं अपनी हर एक इच्छा को पूरी करूंगी। कोमल भागते भागते अपने घर जाती है और घर में पहुंचकर अपनी कलाई पर वो घड़ी बांधती है और घड़ी से कहती है, हे जादुई घड़ी, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो और उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही कर दो। उसके बाद मुझे आपसे सिर्फ मेरा एक बड़ा सा घर चाहिए और कुछ भी नहीं। कोमल की बात सुनते ही जादुई घड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और उसकी माँ की रीढ़ की हड्डी की तरफ जाकर घूमने लगती है, और थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और फटाफट चलने लगती है। ये सब देखकर कोमल और कोमल के पिता बहुत खुश होते हैं। फिर कोमल अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। उसके माता पिता जादुई नदी का धन्यवाद करते हैं और फिर कोमल उस घड़ी से अपना घर मांगती है। जादुई घड़ी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब मुझे सिर्फ एक बड़े घर की जरूरत है, जिसमें नीचे 2 दुकान दे दो। एक दुकान लहंगे की है जिसमें अच्छे अच्छे कपड़े हो, और दूसरी दुकान सिलाई की। मेरी माँ उन कपड़ों से लहंगा बनाया करेगी और बेचा करेंगी। हम मेहनत का कमा कर ही खाया करेंगे। हम कभी भी इस घड़ी का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
और जब अब आपने हमारी हर इच्छा पूरी कर ही दी तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं आपको फिलहाल के लिए बक्से में रख देती हूँ। और कोमल उस घड़ी को अपने बक्से में रख देती है। कोमल इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद कोमल की माँ और कोमल अपनी मेहनत और लगन से खूब सारे लहंगे बनाती है और उन्हें बेचा करती है। कोमल के लहंगे की दुकान अब शहर में फेमस हो चुकी थी, जिसके बाद कोमल की माँ के पास शहर से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे और इस तरह उनकी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। वो एक गाड़ी क्या 10 गाड़ी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने घड़ी का दुरुपयोग नहीं किया। हे जादुई घड़ी, मेरे इस पक्के रंग को भी साफ कर दो और मुझे एक सुंदर सी लड़की बना दो ताकि मुझे लोग प्यार करें और मेरा मजाक ना उड़ाए। कोमल के इतना कहते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। कोमल बहुत सुंदर दिखने लगती है और कोमल अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है और फिर इस तरह कोमल की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अब उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। उनका काम बहुत जोरों शोरों से चलता है, जिसके बाद कोमल जादुई घड़ी को वापस से अपने बक्से में रख देती है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बिहार राज्य में एक नालंदा नाम का शहर था, जिसमें सोनिया अपनी सौतेली माँ नीलम और पिता सुरेश के साथ रहती थी। सोनिया की माँ के गुजर जाने के बाद सोनिया के पिता सुरेश ने नीलम नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। क्योंकि नीलम की शादी जबरदस्ती हुई थी, इसलिए वो सोनिया और सुरेश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और जबरदस्ती उनके साथ रह रही थी। सुरेश का एक बगीचा था जिसमें वो टमाटर की खेती करता था और उन टमाटर को ले जाकर बाजार में बेचा करता था। सुरेश सुबह उठकर टमाटर के पौधों में पानी डालता था, खाद और कीटनाशक दवाइयाँ भी डालता था ताकि पौधों में कीड़े ना लगे और टमाटर खराब ना हो। अच्छे से टमाटर पक जाने के बाद वो उन टमाटर को तोड़ लेता था और एक टोकरी में इकट्ठा कर लेता था। इकट्ठा करने के बाद वो टमाटर को बाजार में जाकर बेचा करता था। टमाटर ले लो भाई साहब, 20 रुपए किलो टमाटर, एकदम लाल टमाटर है। हाँ हाँ भाई, 1 किलो टमाटर दे दो। ये लो भाई साहब, 20 रुपए हो गए हैं। वो आदमी सुरेश को पैसे देकर टमाटर ले लेता है और वहाँ से आगे चला जाता है। सुरेश की दुकान पर इस तरह ग्राहक आते रहते थे और टमाटर खरीदते थे। टमाटर बेचने के बाद सुरेश शाम को घर जाता है। तब वो देखता है कि नीलम सोनिया को मार रही होती है। सुरेश जानता था कि नीलम एक बहुत ही चतुर और घमंडी औरत है और वो जबरदस्ती उसके साथ रह रही है। वो अक्सर छोटी मोटी गलतियों पर सोनिया को डांटती और मारती थी, परंतु सुरेश उसे कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोनिया की सौतेली माँ नीलम सोनिया से घर के काम करवाती थी और खुद पूरा दिन आराम करती थी। शाम को जब सुरेश पैसे कमाकर आता था, वो सुरेश से सारे पैसे ले लेती थी, तब जाकर उन्हें खाना खाने को देती थी। परंतु एक दिन सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है। तब सोनिया जाकर डॉक्टर को बुला कर लाती है। अरे, इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें समय पर दवाइयाँ दे दीजिएगा और कुछ दिन आराम करने दीजिएगा, तब ये ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर सुरेश के लिए दवाइयाँ दे देता है और आराम की सलाह देकर वापस अपनी दुकान पर चला जाता है। सुरेश अपने बेड पर लेटा होता है। तभी वहाँ नीलम आती है और कहती है, वाह 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 वाह, यहाँ तो आराम हो रहा है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए क्या कह दिया, तुमने तो बेड ही पकड़ लिया है। देखो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ गए? अगर तुम यहाँ बेड पर आराम करोगे तो टमाटर बेचने कौन जाएगा? टमाटर तो सारे खराब हो जाएंगे। उनका तो काम है कहना, हमें तो अपना घर चलाना है ना। चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानती, दवाई खाओ और चुपचाप से काम पर जाओ। माँ, आप इस तरह पिताजी पर क्यों चिल्ला रही हो? अगर वो इस समय आराम नहीं करेंगे तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, रुक तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहते ही नीलम सोनिया को एक जोरदार चांटा जड़ देती है।
कितनी बार कहा है तुझे अपनी चोंच बंद रखा कर। अगर वो टमाटर बेचने नहीं जाएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, समझ गए? मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, आप ये घर छोड़कर कहीं मत जाओ। आप चिंता मत करो, टमाटर खराब नहीं होंगे। मैं खुद टमाटर बेचने बाजार जाऊंगी। इतना कहने के बाद सोनिया बाहर खेतों में टमाटर तोड़ने के लिए चली जाती है और नीलम का गुस्सा शांत हो जाता है। सोनिया टमाटर तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लेती है और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती है। टमाटर बेचने के बाद जो भी पैसे उसे मिलते हैं वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती है। तब जाकर नीलम दोनों बाप बेटी को खाना खिलाती है। इसी तरह अब रोज सोनिया टमाटर तोड़ती और उन्हें बाजार में जाकर बेचती और साथ ही साथ टमाटर की फसल का भी ध्यान रखती। समय पर उठकर उन्हें पानी और खाद दिया करती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सोनिया रोजाना टमाटर ले जाकर बाजार में बेचने जाती और जो भी पैसों की कमाई होती वो अपनी माँ को दे देती। एक दिन सोनिया के बगीचे में एक गाय घुस जाती है और वो सारे टमाटर खा जाती है। गांव में जितने भी टमाटर के बगीचे होते हैं वो गाय सारे टमाटर खा जाती है। किसी के पास भी टमाटर नहीं बचते और अब गांव में टमाटर का अकाल पड़ जाता है। टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, जिस वजह से गरीब लोग टमाटर खरीद नहीं पाते हैं। टमाटर का रेट एकदम से 4 गुना हो गया था। रोजाना टमाटर खराब हो जाने की वजह से नीलम सोनिया को बहुत मारती थी। तुम दोनों बाप बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। सोनिया, अब तुम रात को भी बगीचे की देखभाल करोगी ताकि टमाटर की फसल खराब ना हो। माँ, टमाटर की फसल पूरे तरीके से खराब हो गई है और अब टमाटर उगाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। तब तक हमें बिना टमाटर के ही रहना होगा। नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं, गांव में किसी के पास भी टमाटर नहीं है और टमाटर का रेट 200 रुपए किलो चल रहा है। मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन तुम्हें टमाटर उगाने हैं। अगर हमने इस समय टमाटर बेचे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। इतना कहकर नीलम सोनिया को घर से बाहर निकाल देती है और उसे खाना भी नहीं देती है। बेचारी सोनिया रात के अंधेरे में घर से बाहर बैठी होती है। हे भगवान, इतनी रात को घर से बाहर बैठकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहीं कोई चुड़ैल आकर मुझे खा ना जाए। माँ ने मुझे इतनी रात को बाहर निकाल दिया है, अब मैं क्या करूँ? कोई तो मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। सोनिया ये सब कहते कहते टमाटर के बगीचे में बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और वो सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये टमाटर के बीज दे रही हूँ। इन बीज को तुम अपने बगीचे में लगा देना। ये बीज अपने आप सुबह तक उग जाएंगे और इसमें ढेर सारे टमाटर आ जाएंगे। लेकिन परी, इन टमाटरों को बेचकर मैं सारे पैसे अपनी माँ को दे देती हूँ और इस समय टमाटर का रेट बहुत महंगा है। मेरी माँ एक बहुत लालची औरत है, वो बहुत पैसों का लालच करती है। तुम चिंता मत करो सोनिया, ये बीज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए दे रही हूँ। तुम्हारी माँ को मैं कल सुबह सबक सिखाऊंगी और वो बिल्कुल बदल जाएंगी। तुम जब तक मेरे साथ इस टमाटर के घर में रह सकती हो और सो सकती हो। इतना कहकर परी सोनिया को टमाटर के घर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर सोनिया को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। उसके बाद सोनिया वहीं बिस्तर पर सो जाती है। नीलम जब घर से बाहर देखती है तो सोनिया उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी वो बड़े से टमाटर को देखती है जो एकदम घर की तरह दिखाई देता है। नीलम उस टमाटर के घर का दरवाजा खोलती है। टमाटर का घर देखकर नीलम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने आज तक इतना सुंदर घर पहले कभी नहीं देखा था। तभी वो देखती है कि घर में सोनिया है। ये सब क्या है सोनिया, मुझे सच सच बता। सोनिया अपनी माँ की गुस्से वाली आवाज से बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तभी टमाटर के घर से एक आवाज आती है, अपनी बेटी और पति की सेवा करने की जगह केवल अपने बारे में ही सोचती है। हमेशा धन दौलत के बारे में सोचती रहती है। बिना माँ की बच्ची को हमेशा परेशान करती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो टमाटर का घर जोरदार बिजली के झटके नीलम के ऊपर देती है।
अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। अपनी बेटी को रात भर बाहर खुले में छोड़ देती है और पति को खाना भी नहीं देती है। तुझे तो इससे ज्यादा बुरी सजा मिलनी चाहिए। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। मैं आगे से अपने पति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगी और अपनी बेटी की भी सेवा करूँगी, पर मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। टमाटर का घर नीलम को एक और मौका देती है और तभी से नीलम अपने आप को बिल्कुल बदल लेती है और वो तब से सुरेश और अपनी बेटी सोनिया की अच्छे से देखभाल करने लगती है और उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। तभी सोनिया परी के द्वारा दिए गए बीजों को खेत में उगा देती है और उन टमाटर को ले जाकर बाजार में बेचती है। क्योंकि वो भी जादुई थे तो फसल की पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नीलम टमाटर के भाव ज्यादा नहीं रखती और उन्हें 20 रुपए किलो के हिसाब से ही बाजार में बेचती है। अब गांव में सभी लोग टमाटर खाने लगते हैं और वो सुरेश और नीलम के परिवार की इज्जत भी करते हैं। अब रोजाना नीलम, सुरेश और सोनिया मिलकर फसल की पैदावार उगाते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेचते हैं। जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो गरीब लोगों की मदद करते थे और एक साथ हंसी खुशी से रहते थे। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर शीला अपने पिता श्यामलाल और अपनी दादी मनोरमा के साथ रहा करती थी। शीला जब केवल 5 वर्ष की थी तब उसकी मां की सिलेंडर फटने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से श्यामलाल ने अपनी इकलौती बेटी शीला को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और उसे हमेशा खुश रखा। उसकी सारी डिमांड पूरी करी क्योंकि वो केवल अपनी बच्ची के लिए ही जीता था। श्यामलाल ने अपनी बेटी शीला को बहुत ही अच्छे संस्कार दे रखे थे। शीला एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी। उसे खाना बनाना तो आता था, लेकिन खाने के लिए अंदर कोई स्वाद नहीं होता था, जिस कारण से शीला की दादी घर में खाना बनाया करती थी। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। कितनी बार बोला है मैंने इस लड़की को खाना बनाना सीख ले, क्योंकि कुछ आए ना आए हर स्त्री को खाना बनाना अवश्य आना चाहिए, लेकिन ये तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। देखो शीला, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। दादी, आप तो जानती हो ना, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन मेरे हाथों में कोई स्वाद नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? भगवान जाने कि तेरा क्या होगा। तेरी शादी की उम्र हो गई है, लड़के देखने वाले आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? दादी, आप बोल देना कि मुझे खाना बनाना आता है। जब मेरे ससुराल वाले मुझसे खाना बनाएंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे कितना टेस्टी खाना बनाना आता है। ऐसा कहकर शीला जोर जोर से हंसने लगती है। शीला 20 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए हमेशा श्यामलाल को उसकी चिंता रहती थी कि आखिरकार उसकी बेटी से शादी कौन करेगा, क्योंकि वो बहुत गरीब था। उसने अपनी सारी कमाई अपनी बच्चे को अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई लिखाई देने में ही लगा दी थी। अब वो केवल छोटी मोटी शादी कर सकता था। एक दिन शीला को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। शीला लड़के वालों के लिए खाना बनाती है, क्योंकि उसका मानना ये था कि जिसको भी उसके हाथ का खाना पसंद आएगा वो उसी लड़के से शादी करेगी। सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। शीला तैयार होकर हाथों में चाय लेकर सभी के सामने आती है। टेबल पर खाने की सभी चीजें लगी होती है। रिश्तेदार खाने पीने की चीजें खाते हैं, जिसके बाद उन लोगों के तो मुंह बन जाते हैं, क्योंकि शीला के हाथ का खाना बहुत ही बेस्वाद होता है। तभी लड़के की माँ बोलती है, बेटा, ये खाना तुमने बनाया है क्या? जी आंटी जी, ये खाना मैंने ही बनाया है। भला ये भी कोई खाना है? ऐसा खाना तो कोई फ्री में भी ना खाना चाहे। अगर हमें पहले पता होता तो हम इस रिश्ते के लिए आते ही नहीं। मेरे घर में कितने सारे रिश्तेदार आते रहते हैं। अगर मैं उनको ऐसा खाना खिलाऊंगी तो वो मेरी कितनी बुराई करेंगे। कहेंगे तेरी बहू तो रंग रूप में अच्छी है, लेकिन खाना तो इसे बनाना ही नहीं आता। इसलिए बेटा, मैं तो तुमसे कहूँगी कि रंग रूप भले ही अच्छा हो, लेकिन गुण होना भी जरूरी है। इसलिए आज से ही कुकिंग क्लासेस शुरू कर दो। चलो अब हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। ऐसा बोलकर लड़के वाले शीला को रिजेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन शीला भी अपनी जिद नहीं छोड़ती है
बहुत लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन सभी बेस्वाद खाने के कारण उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, जिस कारण से श्यामलाल बहुत निराश हो जाता है और बोलता है, देखो शीला बेटा, अब तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़ी रही तो जिंदगी भर तुम्हारी शादी कहीं नहीं होगी। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई है, केवल मैं ही रह गई हूँ। अब आप किसी भी तरह मेरी शादी करा दीजिए, नहीं तो मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी। ठीक है, तुम्हें देखने के लिए 2 दिन बाद कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। मैं उनके लिए बाहर से खाना ले आऊंगा, और अगर वो तुमसे खाने के बारे में पूछेंगे तो तुम झूठ बोल देना। बाकी तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने आप ही खाना बनाना सीख जाओगी। ठीक है पिताजी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शीला को देखने के लिए कुछ रिश्तेदार घर पर आते हैं। श्यामलाल बाहर से जलेबी, समोसे, रसमलाई, कचौड़ी सब कुछ ले आता है और सभी को टेबल पर लगा देता है। तभी थोड़ी देर बाद हाथ में चाय का कप लेकर शीला आती है और सभी को चाय देती है। सभी लोग चाय पीते हैं और साथ में खाने पीने की चीजें भी खाते हैं। तभी इतने में लड़के की माँ शोभावती बोलती है, बेटा, ये सब कुछ पकवान तुमने बनाए हैं? जी आंटी जी, मैंने ही बनाए हैं। आपको कैसे लगे? बहुत ही स्वादिष्ट है, तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। इतना अच्छा खाना तो मुझे भी नहीं बनाना आता। मुझे तो लड़की पसंद है, बस अपने बेटे से पूछ लेती हूँ। दीपक बेटा, क्या तुम्हें शीला पसंद है? जी माँ जी, आपको जैसा ठीक लगे। शीला और दीपक का रिश्ता पक्का हो जाता है। श्यामलाल और मनोरमा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद शीला और दीपक की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सारी रस्में खत्म होने के बाद अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। तभी शोभावती शीला से बोलती है, बेटा, आज तुम्हें मीठे में हलवा बनाना है, और हाँ, रसमलाई भी बना लेना, जैसे उस दिन तुमने बनाई थी। याद है ना, हम तुम्हें देखने के लिए आए थे, उस वक्त तुमने रसमलाई बनाई थी। बिल्कुल वैसी रसमलाई चाहिए। जी माँ जी। ऐसा बोलकर शीला रसोई घर में चली जाती है और मन ही मन बोलती है, लगता है पहले दिन ही ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, जब इन्हें पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। ऐसा बोलकर शीला तुरंत अपने फोन में रेसिपी देख लेती है और रसमलाई और हलवा बनाने के लिए लग पड़ती है। जैसे तैसे करके शीला भगवान के सहारे रसमलाई और हलवा बनाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बाहर खाने पर इंतजार करते हैं। शीला डरते डरते रसमलाई और हलवा सभी को परोस देती है। तभी शीला की नंद बोलती है, मम्मी, आप तो बोलती थी कि भाभी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन मुझे तो लगता है आप उस दिन कहीं और ही खो रही होंगी, जिस कारण से आपको स्वाद का पता नहीं लगा होगा। मुझे तो हलवा और रसमलाई दोनों ही किसी काम के नहीं लगी, लेकिन मैं फिर भी भाभी को रसम के पैसे दे दूंगी। सचमुच दीदी, मुझे भी ना ही हलवा पसंद आया और ना ही रसमलाई। किसी को भी रसमलाई और हलवा पसंद नहीं आता। ये सुनकर शीला को अच्छा महसूस नहीं होता है और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए शीला अपने घर चली जाती है। पिताजी, हमने झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज मेरी पहली रसोई की रस्म पर मैंने सभी के लिए हलवा और रसमलाई बनाई थी, लेकिन किसी को भी वो पसंद नहीं आई। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो ये होता कि हम सच्चाई बोल देते तो ही बढ़िया रहता। कम से कम मुझे शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, इतना नहीं सोचते हैं। धीरे धीरे करके तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्यक्ति सीख ना सके। मुझे विश्वास है एक दिन तुम बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी। बेटा, तो चिंता क्यों करती है? कुछ दिनों के लिए तू अपनी सास से खाना पूछ पूछ कर बना लेना। बोल देना कि अभी नया नया घर है, मुझे हिसाब नहीं पता है और स्वाद का भी नहीं पता है, बस आराम से खाना बना लेना। हाँ दादी, अब यही करना पड़ेगा। शीला ऐसा बोल रही होती है। तभी श्यामलाल के फोन पर फोन आता है। वो फोन दीपक का ही होता है। श्यामलाल शीला को फोन दे देता है। इतने में ही दीपक बोलता है, शीला, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, तुम अपने पिताजी के साथ घर तक चली जाना। ठीक है।
इतना बोलकर शीला फोन काट देती है। शीला अपने पिताजी के साथ घर के लिए निकल जाती है। रात का समय हो रहा होता है, जिस कारण से ऑटो के लिए वो लोग पैदल ही चलने लगते हैं। उतने में ही शीला को एक कुकर दिखाई पड़ता है। शीला उस कुकर को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद शीला को ऑटो भी मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने घर के कुछ सामान और कुकर के साथ घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद वो सारा सामान एक कोने में रख देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। जैसे तैसे करके शीला अपने हाथ का बेस्वाद खाना अपने परिवार वालों को खिलाती है। तभी एक दिन वो सफाई कर रही होती है, तभी उसे वही कुकर मिलता है। ये देख शीला अपने आप से बोलती है, अरे वाह, ये तो वही कुकर है, अब मैं इसी में खाना बनाऊंगी। वैसे भी पुराने वाले कुकर में सीटी नहीं लगती है। अच्छा हुआ ये कुकर मिल गया। ऐसा बोलकर शीला उस कुकर को धुलकर रख लेती है और शाम को उसी कुकर में दाल धुलकर गैस पर चढ़ा देती है। तभी वो अपने आप से बोलती है, हे भगवान, आज बस अच्छी सी दाल बन जाए। शीला के इतना बोलते ही कुकर में ऊपर तक दाल भर जाती है। ये देख शीला हैरान रह जाती है और अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मुझे तो ये कोई जादुई कुकर लगता है। मैंने अभी अभी दाल चढ़ा कर रखी थी, मेरे अचानक अच्छी दाल बोलने पर ही ये दाल बनकर तैयार हो गई। अगर ये जादुई है तो सचमुच मेरी मदद हो जाएगी। पहले मैं दूसरे बर्तन में दाल खाली करके फिर से किसी और व्यंजन के बारे में बोलती हूँ। ऐसा बोलकर शीला दूसरे बर्तन में दाल खाली कर लेती है और फिर से बोलती है, हे भगवान, काश बहुत ही स्वादिष्ट शाही पनीर बन जाए। शीला के दोबारा ऐसा बोलने पर तुरंत शाही पनीर बन जाता है। ये देख शीला बहुत ही खुश हो जाती है और उसे जादुई कुकर पर विश्वास हो जाता है। शीला तुरंत एक चम्मच उठाती है और शाही पनीर को चख कर देखती है। अरे वाह, सचमुच ये शाही पनीर कितना स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। शीला ऐसे ही कुकर से बुलवा कर स्वादिष्ट चावल भी बनवा लेती है और रात के खाने में सभी को शाही पनीर, दाल और चावल सर्व करती है। खाने की खुशबू सुनकर शोभावती बोलती है, आज कौन से मिर्च मसाले डाले हैं जो खाने में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? कुछ नहीं माँ जी, वही रोज वाले मसाले डाले हैं। अच्छा, खाकर बताइए कैसा बना है खाना। सभी लोग खाना खाते हैं और स्वादिष्ट खाना होने के कारण सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं, जिसके बाद सभी लोग शीला की खूब तारीफें करते हैं। सचमुच मान गया मैं, तुम सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आज तुम्हें मेरी तरफ से एक बढ़िया सा तोहफा। अपनी तारीफ सुनकर शीला फूली नहीं समाती है। ऐसी ही खुशी खुशी अब शीला जादुई कुकर की मदद से रोजाना खाना बनाया करती। इसी तरह शीला जादुई कुकर की मदद से सभी का दिल जीत लेती है और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।